हम भारत में उग्रवादी विचारधारा के उदय के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, भारत में 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो काल था, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रमुख नेता थे उनकी विचारधारा उदारवादी विचारधारा थी, इसलिए यह काल उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी अवधि के दौरान कुछ एक ऐसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उदारवादी विचारधारा थी उसके विपरीत आक्रोश उत्पन्न हुआ। उसकी कार्यप्रणाली में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और युवा वर्ग का विश्वास कम होता गया और एक उग्रवादी विचारधारा ने प्रबल रूप अख्तियार कर लिया और उसका प्रभाव फैलने लगा और 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इस उग्रवादी विचारधारा के उत्पन्न होने के बहुत से प्रमुख कारण हैं। इनमें पहला कारण 1892 ईस्वी का अधिनियम। 1892 ईस्वी का अधिनियम यद्यपि भारत में उदारवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख उपलब्धि माना जाता है। यह एक पहला अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन के लिए उन्होंने यह अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने भारतीय प्रशासन में यद्यपि भारतीयों की कुछ भागीदारी देना शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी उन्होंने व्यवस्थाएं की जिसके कारण इस अधिनियम का जो वास्तविक जो मांग थी, जो उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो पाया और भारतीयों को जो विधान परिषद में जो निर्वाचित होते थे उसमें उन्हें सीधा वयस्क मताधिकार निर्वाचन का नहीं था। साथ ही हम देखते हैं कि जो वित्तीय जो विषय थे उस पर भी भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ प्रश्न पूछने इत्यादि का भी अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए केवल मात्र उनसे सम्मति प्रकट करने तक ही उनका अधिकार था और इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारिक रूप में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेताओं का जिस अधिनियम को पारित कराने का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया और भारतीयों की महत्वपूर्ण भागीदारी प्रशासन में नहीं रही। इसलिए यह अधिनियम भी भारतीयों की अपेक्षा पूरा नहीं कर पाया, जिससे युवाओं के मन में आक्रोश उत्पन्न हो गया। दूसरा है उदारवादियों की कार्यप्रणाली से आस्था समाप्त होना। उदारवादियों ने संवैधानिक तरीकों से जो है अपनी जनता की मांगों को, अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने की उनकी कार्यप्रणाली थी। उन्होंने संवैधानिक तरीके अपनाए जिसमें हमने देखा प्रार्थना पत्र भेजना और प्रतिनिधि मंडल भेजना, इस प्रकार के जो तरीके थे और उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी न्यायप्रियता में बहुत ही आस्था थी। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार ने इस अवधि में 1885 से 1905 की अवधि में उन्होंने जो संवैधानिक तरीके अपनाए उसकी उन्होंने उपेक्षा की, बहुत अधिक उनकी उपलब्धि नहीं रही, जिससे धीरे धीरे युवा वर्ग का इन संवैधानिक तरीकों से और उदारवादियों की कार्यप्रणाली से विश्वास हटने लगा और अब उनकी मनस्थिति इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थी और वे ये सोचने लगे यह विदेशी सरकार जो है यह केवल मात्र दबाव की राजनीति ही समझती, दबाव की भाषा ही समझती है। इसलिए उन्होंने उदारवादियों की कार्यप्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति को तरीके मानना शुरू कर दिया और उनकी आस्था उसमें समाप्त होने लगी। फिर भारत का तीव्र आर्थिक असंतोष। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना अपने गृह सरकार और गृह देश इंग्लैंड के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए की गई थी और भारत को उपनिवेश बनाया गया था और उनके जो भी आर्थिक यहाँ पे निर्णय थे, नीतियाँ थी, कर व्यवस्थाएं थी, जिससे भारत में तीव्र आर्थिक असंतोष उत्पन्न हो रहा था। इस क्रम में हम देखते हैं सर्वप्रथम उन्होंने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण भारत के समस्त हस्तकला उद्योग, धंधे, कुटीर उद्योग
सारे नष्ट हो गए थे और भारत को उन्होंने केवल मात्र ब्रिटिश जो उद्योग धंधे थे उनकी आपूर्ति के कच्चे माल की आपूर्ति का एक साधन मात्र बना दिया था। उन्होंने ऐसी कर प्रणाली अपनाई भेदभावपूर्ण, जिसके कारण भारत के अंदर जो निर्यात कर था जो उसको बहुत बढ़ा दिया तैयार सामग्री पे, जिससे भारत का निर्यात व्यापार समाप्त हो गया, प्रभावित हुआ। और इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश गृह उद्योगों को जो है संरक्षण देने के लिए जो नीति अपने कर नीति, जिसमें आयात शुल्क बहुत कम कर दिया। इस प्रकार भारत का जो आर्थिक स्थिति थी वह ब्रिटिश भेदभावपूर्ण कर प्रणाली नीतियों से प्रभावित हुई और उसके दुष्परिणाम के कारण भारत के सारे उद्योग धंधे समाप्त हो गए थे। इसके साथ हम देखते हैं भारत के अंदर जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें भी उन्होंने बहुत परिवर्तन किया और साथ ही उन्होंने ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की, विभिन्न प्रणालियाँ लागू की, जिसका कृषि के ऊपर बहुत बोझ पड़ा और किसानों के ऊपर करों का बहुत भार पड़ गया और उनकी दरिद्रता की स्थिति आ गई, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई, उनमें साथ ही उसके अंदर जो है उनकी ऋणग्रस्तता हो गई, शिक्षित भारतीय बेरोजगार थे। इस प्रकार भारत का जो आर्थिक अवस्था थी वह बहुत ही कठिन हो गई थी और दरिद्रता और भीषण जो है अकाल वगैरह की स्थिति आ रही थी और धन का बड़ी मात्रा में निष्कासन हो रहा था। तो इस प्रकार देश के अंदर अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उन नीतियों से जो प्रभावित होकर के भारत में जनता में आर्थिक दृष्टि से असंतोष उत्पन्न हो रहा था। फिर है अकाल, प्लेग आदि के समय सरकार की नीति। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर 1897 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे अकाल फैले थे, दुर्भिक्ष पड़ा था और उसमें लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। प्लेग महामारी भी फैली थी और इस क्रम में हमने देखा पुणे के अंदर उन्होंने जो प्लेग की रोकथाम के जो कार्य था वह सेना और सैनिकों को दे दिया। उनको जबरन घरों में जांच के नाम पर प्रवेश करने का अधिकार दे दिया था और उनके दुर्व्यवहार से पुणे के अंदर जो जनता में काफ़ी क्रोध भड़क गया था और इस क्रम में प्लेग कमिश्नर रेंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयरस्ट की जो है हत्या कर दी गई। उस हत्या के आरोप में चापेकर बंधु गिरफ्तार किए गए, उन्हें मृत्युदंड दिया गया और इस प्रकार अकाल के समय जो राहत कार्य सरकार ने किए वो भी ना काफ़ी थे, पर्याप्त नहीं थे और इस प्रकार जनता के मन में एक तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। उन्हें लगने लगा इस विदेशी सरकार का जनता के प्रति कोई ज़्यादा अधिक सिंपैथी नहीं है और इसलिए इस विदेशी शासन के प्रति उनके मन में एक विक्षोभ और विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। यही कारण रहा कि सरकार की नीतियों की कटु आलोचना होने लगी समाचार पत्र पत्रिकाओं में और उसके विरुद्ध में फिर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। तो इस प्रकार अकाल और प्लेग आदि की महामारी के समय अपनाई गई सरकार की नीतियों से भी भारत में उग्रवादी विचारधारा को फैलने में सहयोग प्राप्त हुआ और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। शेष बिंदुओं के ऊपर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।